क्लास 12 मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो में एक बार हम फिर से लेकर चलेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13। पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 13.2 जो बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन और इंडिपेंडेंट इवेंट के बेस पर जो भी प्रॉब्लम्स थे हमने उस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किए। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम एक्सरसाइज 13.3 के लिए। ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बोर्ड पर्पस के लिए है, क्योंकि हर बार हर एग्जाम में आप देखेंगे सीबीएसई के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में आपको बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम का ही एक पार्ट मान सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले इन थ्योरम के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इनका यूज कैसे करना है। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज इधर बेस थ्योरम में होता क्या है, मान लेते हैं कि लेट E1 E2 सिमिलरली En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है ना, एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट विथ सैंपल स्पेस। एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस ले लेते हैं, ठीक है ना, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट या सैंपल स्पेस ए सैंपल स्पेस एस मान लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। आप कंडीशन जानते हैं, कोई भी इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होती है उसकी कंडीशन क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, सैंपल स्पेस है, एस से रिलेटेड है। लेट एनी इवेंट ए हमने ले लिए, एसोसिएटेड दैट सैंपल स्पेस एनी इवेंट ए रिलेटेड टू सैंपल स्पेस एस है, देन हमने ले लिए, देन लेट एनी इवेंट ए है जो कि रिलेटेड किससे, सैंपल स्पेस एस से है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 एंड इसी तरह से जितने भी होंगे हम लास्ट तक अगर मान लीजिए हमारे पास En है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन En, ये आपका इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, जो सैंपल स्पेस से रिलेटेड है वह इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, E2 इनटू ए अपॉन E2 डॉट डॉट En अपॉन En इनटू ए अपॉन E1। अब यहाँ तो मैंने मैथमेटिकली जो रिलेशंस है जिस तरह से दिया गया डिफिनीशन उस तरह से मैंने आपको बताया, लेकिन बात ये होती है कि हम इसका यूज कैसे करना है। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज या बेस थ्योरम पढ़ते समय, ठीक है ना, बेस थ्योरम पढ़ते समय या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे अभी पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज आपने पढ़े होंगे, इसमें जब भी कोई चीज़ें या हमें एक से ज़्यादा बॉल भी ड्रा करनी होती तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बैग या एक्सपेरिमेंट जो हुआ करते थे वो सिंगल एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे पहले वाले जो आप एक्सरसाइज 13.2 में देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहा होगा जिसमें बोला गया एक बॉक्स है जिसमें से आपने 2 बॉल या 2 ऑरेंज आपको ड्रा करना है और वो जो ऑरेंज मल्टीप्लिकेशन कंडीशन बनाते थे, मतलब बॉक्स की संख्या वहां पर एक रहा करती थी और उसी में से आपको 2 अलग अलग कलर की बॉल ड्रा करनी हो या एक ही बॉल को 2 बार ड्रा करनी हो विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट कंडीशन में। यहां पर जो बात करनी होती है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम में, यहां पर होता क्या है कि हमारे पास अब नॉर्मल जो कि हमें क्वेश्चंस में करना होता है, यहां पर ये 2 डिफरेंट या 2 से ज्यादा बैग हो सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट बैग है, ठीक है ना, हमने ये ले लिए। ओके, अब इसमें रेड बॉल भी कुछ हो सकता है, ब्लैक हो, इसमें मान लीजिए रेड है, ब्लैक बॉल है, और आपसे पूछा जाए कि रेड मान लीजिए यहाँ पर 5 है, ब्लैक 4 है, यहाँ पर रेड 5 है और ब्लैक 3 है, समथिंग इस तरह से ले लिया गया और आपसे बोला गया कि ड्रा 2 बॉल है ना, ड्रा 2 रेड बॉल आपको ड्रा करना है। कितना ड्रा करना, 2 रेड बॉल आपको ड्रा करनी है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रेड बॉल, आपसे पूछा जाए कि वो रेड बॉल ड्रा किया गया हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर 2 बैग या 2 से ज्यादा बैग हो सकते हैं या इसी तरह के जो इवेंट्स होंगे उसमें 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस दी गई होगी। तो आपको अगर मान लीजिए 2 बॉल आपको ड्रा करनी हो वो रेड कलर की ड्रा करनी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
तो जब आप ड्रा करने जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करें कि हमारे पास बैग फर्स्ट है और बैग सेकेंड है। जाहिर सी बात है आप बैग को पहले सेलेक्ट करें कि हमें इसमें से रेड निकालनी है या इस बैग से रेड निकालनी है, ठीक है ना। तो आपको अगर मान लीजिए इस बैग से रेड निकालनी तो आप इस बैग का नाम दे दीजिए कि सर E1 है, हमने इस बैग को ले लिए हैं, और अगर ये बैग E2 मान लेते हैं तो हम इस बैग को ले रहे हैं। अब इसमें से रेड बाल आप ड्रा कर रहे हैं, तो चलिए मैं लिखता हूं। सबसे पहले आपने इस बैग को ले लिए, तो इस बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि बैग का नाम ले रहे हैं तो बैग कितने हमारे पास है, 2 बैग है। जब 2 बैग है तो जाहिर सी बात है पहले बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, और दूसरे वाले बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वह भी 1/2 हो गई। तो सबसे पहले आप पहले बैग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब उसमें से आप मान लेते हैं A = हमने यहां पर ड्रा 2 रेड बाल हमें ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है, 2 रेड बाल आपको निकालनी है। किस बैग से निकालेंगे, आपसे पूछा है कि 2 बाल आपको निकालनी है। अब वो बैग सेकेंड से बैग फर्स्ट से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सब कुछ लेकर चलती है, तो बैग फर्स्ट भी हो सकता है, बैग सेकेंड भी हो सकता है। इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ड्रा 2 रेड बॉल निकालनी है तो आप निकालेंगे सबसे पहले रेड बॉल, वो निकाल सकते हैं फर्स्ट बैग से। अगर रेड बॉल आप फर्स्ट बैग से निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रेड बॉल कितने हैं 5 है। अगर आप उसमें से 2 निकालते हैं तो आप इसको कॉम्बिनेशन में लेकर चलिए 5C2, क्योंकि 2 है कितने में से 5 में से, एक से ज्यादा निकालना होता तो कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लीजिए। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तब, विथ रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन नहीं लगता, वो आगे हम आपको बताते चलेंगे। तो यहां पर सबसे पहले 2 बाल आपने इसमें से निकालना शुरू किए, तो ये हो गया 5C2। टोटल कितना है, 9 बाल है, बैग फर्स्ट में 9 बाल है, इसलिए इसको लिखेंगे 9C2। दूसरी बार अगर आपने वही रेड बाल सेकेंड बैग से निकाले हों तो सेकेंड बैग में रेड बाल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बाल 5 है, आपको 5 में से 2 ड्रा करना है, इसको लिखेंगे 5C2। टोटल नंबर ऑफ बॉल 8 है, इसलिए इसको लिखेंगे 8C2, 8C2 लिख देंगे। अब आपसे पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग दैट बॉल, जो ड्रॉ आप कर रहे हैं वो रेड बॉल ही हो। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे भाई, आपने कंडीशन ले लिया कि हम हो सकता है कि पहले से निकालेंगे या दूसरे से निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी पूछा जाए कि ड्रॉ बॉल जो हो रेड बॉल ही हो, बस ये बता दीजिए। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल निकालने की जितनी प्रोबेबिलिटी है सब बता दीजिए। तो जब रेड बॉल निकालने की सारी प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या क्या किए होंगे, आपने पहले निकाले होंगे, पहले आपने बैग सेलेक्ट किए होंगे और उसमें से एक रेड बॉल निकाले होंगे, या आपने बैग सेकेंड सेलेक्ट किए होंगे और उसमें से एक रेड बॉल आपने निकाले होंगे। ये नहीं किए होंगे। ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी पूछा कि रेड बॉल, आप बताइए कितने तरीके से आपने रेड बॉल को ड्रा किए, वो पूरा प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। दैट मींस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि रेड बॉल निकालने की कुल प्रोबेबिलिटी बताइए। जब कुल प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि सर पहला बैग सेलेक्ट किया था उसमें से रेड निकाले होंगे, या तो हमने दूसरे बैग को सेलेक्ट किए होंगे और उसमें से रेड निकाले होंगे, और इन सबको जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा। पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी रेड बॉल निकालने की। ये है जो कंडीशन होता है, इस तरह के कंडीशंस को हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखिए मैंने क्या क्या बताया कि आपके पास एक से ज्यादा बैग हो सकते हैं या एक से ज्यादा कंडीशन, बैग ही नहीं हो सकता, कुछ और भी इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। तो मैंने यहां बैग का एग्जांपल ले लिया कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा बैग हो, तो आपको उसमें से मान लीजिए जो भी कंडीशन दी गई, रेड बॉल दिया गया हो या ऑरेंज दिए गए हो, आपको उसमें से बोला गया कि 2 बॉल आपको ड्रा करनी है, वो रेड कलर का हो, ब्लैक कलर का हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप ड्रा करेंगे, किस किस तरीके से ड्रा करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले बैग को सिलेक्ट करेंगे और उसमें से पहले बैग को सिलेक्ट करेंगे, उसमें से रेड बॉल निकालेंगे। जब बैग को सिलेक्ट करेंगे जितने बैग होंगे उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अगर 2 बैग है तो एक बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। और उसके बाद आप इसमें से रेड बॉल निकालने जा रहे हैं, किसमें, बैग फर्स्ट से, तो उसको लिख दीजिए A/E1। A/E1 मतलब क्या हुआ भाई, E1 का मतलब हो गया फर्स्ट बैग और A का मतलब हो गया 2 रेड बॉल आप ड्रा कर रहे हैं। तो यहां पर अगर पढ़ा जाए इसको बोलेंगे ड्रा 2 रेड बॉल, E1 मींस फर्स्ट बैग, ड्रा 2 रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो A/E1 लिख दिए या A/E1 बोल दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा 5C2/9C2, बिकॉज एक से ज्यादा लगाने पर कॉम्बिनेशन लग जाता है। उसी तरह से ये जो रेड बॉल आप निकालेंगे दूसरे बैग में से भी निकाल सकते हैं, तो दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए कि दूसरे बैग से अगर हमने क्या निकाले, रेड बॉल निकालें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी। अब इन दोनों के लिए पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है उस रेड बॉल निकालने के लिए। तो जाहिर सी बात है पहला बैग लिए होंगे उसमें से निकालेंगे रेड बॉल, या दूसरे बैग को लिए होंगे उसमें से रेड बॉल निकाले होंगे, तो सबको जोड़ दीजिए आपको मिल जाएगा टोटल रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, जिसको बोलते
बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में। इसी को हमने बोल दिया कि E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, ये सिंपल स्पेस S से रिलेटेड हो, और कोई इवेंट A है जो रिलेटेड टू सिंपल स्पेस है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो सकती है, मीन्स पहला बैग उससे निकला हुआ रेड बॉल, दूसरा बैग हो सकता है उससे निकला हुआ रेड बॉल, तीसरा बैग हो सकता है उससे निकला हुआ रेड बॉल, जितने नंबर आप बैग्स है सबको ले लीजिए और उसमें सबसे में से रेड बॉल निकालिए, ब्लैक बॉल निकालिए, जो कंडीशन दिया जाएगा सबको ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जिसको बोलते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है रेड बॉल निकालने की। तो ये तो हो गया आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये आपका हो गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज के फार्मूले। अब मान लीजिए स्पेसिफिक इसमें आपसे ये कंडीशन दे दिया गया कि फाइंड द, जो आपने रेड बॉल तो निकाले वो तो चलो चल जाएगा, लेकिन वो रेड बॉल जो निकाला गया वो पहले बैग से ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगा। तो ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब आप लेकर चलते हैं किसी चीज की प्रोबेबिलिटी तो उसमें दो चीजें होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब यहां पर होता है कि टोटल रेड बॉल निकालने कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, जो कि हम यहां पर लिखे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब पूरे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई E1 A अपॉन E1, E2 A अपॉन E2, इसी तरह से चलती जाएगी। लेकिन स्पेसिफिक पूछा गया कि वो पहले बैग से ही निकाला गया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। दैट मींस आपसे अगर ये पूछ दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A बताइए, तो क्या बताएंगे? तब इसका मतलब आपसे स्पेसिफिक पूछा गया कि पहले बैग से ही हो वो रेड बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो वहां पर लग जाता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम यही अप्लाई होता है, जहां पर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा जाए वहां पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जहां पर यह दे दिया जाए कि आपने वो रेड बॉल जो निकाले वो स्पेसिफिक फर्स्ट बैग से हो, उसकी बस प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, तो आप कहेंगे क्या कि मैंने सबसे पहले तो बैग को सेलेक्ट किया था और उसमें से जो रेड बॉल निकाला था, और ये अपॉन हो जाएगा, जो कि सिंपल स्पेस से काम करता है। क्या होगा? जितने रेड बॉल निकालने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी रही होगी उससे इसको डिवाइड करेंगे, A अपॉन E1 है ना, A बाय E1 लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A बाय E2, मतलब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यहां पर काम करेगी। देखिए इसी तरह से चलता जाएगा। अगर ये मान लीजिए नंबर ऑफ बैग की संख्या ज्यादा हो तो मैं फिर से क्वेश्चन को बता देता हूं, फिर से फॉर्मूले को देख लीजिएगा। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में एक या एक से ज्यादा अगर बैग होते हैं, सभी बैगों में से जितने रेड निकाले होंगे उसकी मैंने कंडीशन यहां बताया कि A अपॉन E1 A अपॉन E2 क्या हो सकते हैं। आपसे बस ये पूछ दिया जाए कि टोटल प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपने रेड बॉल निकाले तो पूरी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है। तो पूरी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ दिया। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि वो जो रेड बॉल निकाला गया वो स्पेसिफिक पहले बैग से ही हो, तो इसका मतलब उस समय आपको बेस थ्योरम काम करना है। उसमें आपसे बेस थ्योरम पूछा गया कि फर्स्ट बैग से ही वो रेड बॉल निकला हो, E1 मींस फर्स्ट बैग, A फॉर रेड बॉल हो गया, तो फर्स्ट बैग से ही वो रेड बॉल निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए फर्स्ट बैग और उसमें से निकाला गया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अपॉन क्या होगा, सम ऑफ द टोटल। मतलब ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब वो रेड बॉल निकाले होंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि पहले एक ही बार में आप बैग फर्स्ट में ही चला गया होगा हाथ, आपका हो सकता है सेकेंड बैग में भी गया हो, या आपके पास मान लीजिए कोई बड़ा बैग है उसमें छोटे छोटे टोकरी बनाकर रखे गए हैं, आपको आग बंद कर हाथ डालकर निकालना है। तो जरूरी थोड़ी है कि जो बड़ा से बैग में आप छोटे छोटे जो टुकड़े बना हो आपको स्पेसिफिक पहले बैग के पास ही आपका हाथ जाए, हो सकता है दूसरे के पास चला जाए, हो सकता है तीसरे के पास चला जाए। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहां पर जो कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो सिंपल स्पेस से काम करेगा ना। जब भी प्रोबेबिलिटी किसी चीज की फाइंड किया करते हैं उसमें दो चीजें याद करते हैं, Na अपॉन Na। तो सिंपल स्पेस क्या होगा, सिंपल स्पेस यहां थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी काम करेगी। ठीक है, समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा फिर से मैं क्वेश्चंस को लेकर चलूंगा एक्सरसाइज में, आपको बार बार ये समझाएंगे। देखिएगा आपको स्पेसिफिक वहां पर मेंशन करता है कि वो पहली बैग का ही जहां पर मेंशन कर दिया कि वो ड्रा किया गया जो बॉल वो फर्स्ट बैग से हो, ड्रा किया गया बॉल वो सेकेंड बैग से हो, तो वहां पर सेकेंड बैग और उससे निकला हुआ रेड बॉल या बॉल नहीं कोई और कंडीशन होगी, अपॉन सम ऑफ द टोटल का मतलब होता थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा क्या, उस स्पेसिफिक बैग की। अगर मान लीजिए फर्स्ट बैग से निकला हुआ रेड बॉल पूछा जाए तो आपका वो निकल जाएगा, अदरवाइज सेकेंड बैग से पूछा जाए तो सेकेंड बैग का निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। तो बेस थ्योरम के लिए फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए ये अप्लाई करेंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। मैंने दो फार्मूले बताए थे, ये आपके E1 अपॉन A भी हो सकता है, E2 अपॉन A भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो चलिए एक बार फार्मूले को नोट कीजिए, आते हैं एक्सरसाइज 13.3 पर, देखते हैं कहां तक आपको समझ में नहीं आता फिर।
इस 13.3 में क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको पहचान करना है कि बेस थ्योरम से क्वेश्चन होंगे या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से है। तो क्वेश्चन दिया है एन अनकॉन्टेन 5 रेड बॉल एंड 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को आप ड्रा कर रहे हैं, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न, वापस आप कलर नोट करते हैं, वापस रख देते हैं बैग में। मोर एवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद आप दो बॉल एडिशनल बॉल है, मीन्स कोई भी कलर का हो सकता है, 2 एडिशनल बॉल इस अर्न में, जो दोनों अर्न है उसमें डाला जा रहा है, ठीक है ना। जो या तो वो दोनों एडिशनल बॉल हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, या तो दोनों आपके ब्लैक हो सकते हैं। तो उसके बाद 2 एडिशनल बॉल आप ऐड करने के बाद देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद आप एक बॉल निकाल रहे हैं उसमें से। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, ओनली रेड बॉल पूछा है, मतलब जो दूसरी बार आपने एक बॉल आप ड्रा कर रहे हैं वह बॉल रेड कलर का हो, ये पूछा गया। ये नहीं पूछा कि पहले बैग से हो या सेकंड दूसरे से हो, या आपके पहली कंडीशन हो या दूसरी कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं दिया। इसका मतलब मेंशन नहीं किया, आपसे बस पूछा है कि वह रेड बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहां पर हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी काम करेंगे। फिर से देखिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। मान लेते हैं हमारे पास एक बैग ही ले लेते हैं, एक अर्न है जिसमें आपको दिया गया रेड बॉल आपके पास 5 है, रेड 5 है और ब्लैक बॉल कितने इसमें, और ब्लैक बॉल भी इसमें 5 है। इसके बाद कह रहा अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड से इस कलर नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। चलिए आप भी एक बॉल निकालिए, उसका कलर नोट कीजिए और उसको वापस रख दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने ले लेते हैं लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल इज रेड हो, जो एक बॉल आप ड्रा कर रहे हैं वो क्या हो, रेड कलर का हो, तो ड्रॉन बॉल इज रेड हो, ड्रॉन बॉल इज रेड, देन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई। प्रोबेबिलिटी अगर मान लीजिए अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, आपने एक बॉल जो निकाले वो क्या हो, रेड कलर का हो, तो इसका मतलब 5 रेड कलर कितना होगा, 5 होगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखा जाए तो 5/10 मीन्स 1/2 हो सकता है। और E2 सपोज कर लेते हैं, E2 मीन्स हो गया प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल इज ब्लैक हो, क्या हो, ड्रॉन बॉल इज ब्लैक हो, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी, क्योंकि आपको पता है, आपको खुद कहा है कि अर्न में इतने रेड और इतने ब्लैक बॉल है, उसके बाद आपको एक बॉल निकालना है, वो बॉल आपने निकाले रेड हो सकता है या तो ब्लैक हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन दिया है 2 एडिशनल बॉल, ठीक है ना, 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर, लिखा ना, एडिशनल बॉल ऑफ द कलर, मतलब सेम कलर का 2 बॉल, चाहे वो दोनों रेड हो सकता है या दोनों ब्लैक हो सकता है। तो 2 एडिशनल बॉल एडेड किया जा रहा है, ठीक है ना, एडेड इन अर्न में, इस अर्न में 2 बॉल आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये क्या कंडीशन हो सकती है, जो दोनों एडिशनल बॉल सेम कलर का हो सकता है, मतलब या दोनों रेड हो सकते हैं या दोनों ब्लैक हो सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो एडिशनल बॉल है वो रेड कलर का हो, तो अब रेड कलर कितना हो जाएगा भाई, जब 2 एडिशनल बॉल आप रेड कलर का इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, तो पहले से 5 रेड था, 2 और रख दिए, कुल मिलाकर रेड बॉल उसमें 7 हो जाएगा, और ब्लैक बॉल कितना रहेगा, ब्लैक बॉल तो 5 ही रहेगा। या तो कंडीशन ये भी बन सकती है कि दोनों एडिशनल बॉल जो आपके हों, दोनों जो बॉल हों वो आपके ब्लैक कलर का हो, तो ऐसे केसेस में दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि रेड बॉल उस समय आपका 5 ही हो सकता है, और ब्लैक बॉल कितना होगा, ब्लैक बॉल आपका 7 हो जाएगा। बात तो सही है ना, 2 रेड बॉल मतलब 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर, मतलब दोनों सेम कलर के होंगे, या तो दोनों रेड हो सकते हैं या तो दोनों ब्लैक होंगे। जब दोनों रेड होंगे तो इसमें रखेंगे तो रेड की संख्या बढ़ जाएगी, रेड पहले 5 था, अब 2 और रख दिए तो 7 हो गया। या तो दूसरी हो सकती कि अगर वो दोनों बॉल ब्लैक होंगे तो इसमें पुट करने पर ब्लैक की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये 2 बॉक्स अलग अलग कंडीशन बन गई। अब क्या कह रहा है कि आपने 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर इसमें ऐड कर रहे हैं, उसके बाद कह रहा देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद इन दोनों में से, मतलब इसमें से बोल सकते हैं या इसमें से बोल सकते हैं, दोनों में से एक रेड बॉल आप ड्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जब रेड बॉल ड्रा कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड हो, वो जो बॉल आप ड्रा कर रहे हैं, सेकेंड मतलब जो दूसरी वाली बॉल आप एक निकाल रहे हैं वो बॉल रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो पहले ये देखिए कि आपने जो है रेड बॉल यहां पर ऐड किए हैं, रेड बॉल मतलब यहां पर रेड बॉल 7 है और यहां रेड बॉल 5 है। अब आपको जो सेकेंड बॉल निकालना है वो रेड बॉल निकालना है। हमने इसको मान लिए थे कि E1 इज इक्वल टू ड्रॉन रेड बॉल है, मतलब E1 E2 आप देख लीजिएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, प्रोबेबिलिटी लिखता हूं
प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E1। मैं यहां पर पूरी लाइन लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, ड्रॉन 2 रेड बॉल व्हेन एडिशनल बॉल आर रेड। यहां लिखते हैं ड्रॉ 1 रेड बॉल है ना, 1 रेड बॉल व्हेन एडिशनल जो बॉल है वह रेड हो, एडिशनल बॉल इज रेड। इसका मतलब क्या हुआ, हम उस समय में से एक रेड बॉल निकाल रहे हैं जब एडिशनल बॉल आपका रेड कलर का हो, तो रेड कलर का जब वो बॉल रहा होगा तो रेड कलर 7 हो गई। अब उसमें से एक बॉल आप निकाल रहे हैं तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएंगे, या आ जाएगा 7 अपॉन 12 हो जाएगा। अब दूसरा लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। A अपॉन E2 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी में ड्रॉ 1 रेड बॉल, ठीक है ना, 1 रेड बॉल, draw 1 रेड बॉल व्हेन एडिशनल बॉल इज ब्लैक हो, ठीक है ना, 1 रेड बॉल व्हेन एडिशनल बॉल इज ब्लैक हो, ठीक है ना, हमने ये कर दिया। तब उस समय जब रेड बॉल आपका मतलब जो एडिशनल बॉल हो वो ब्लैक हो, तो उस समय रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, क्योंकि निकालना तो आपको रेड ही है, चाहे वो एडिशनल बॉल रेड हो चाहे एडिशनल बॉल आपका ब्लैक हो। तो इस केसेस में इस बैग से अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो कितना होगा, यह इस केसेस में हो जाएगा 5/12 हो जाएंगे, 5/12 हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल है ना, लिखा सेकेंड बॉल इज रेड हो, तो ऐसे केसेस में आप यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां पर आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस ए फॉर हमने सपोज कर लिया क्या, रेड बॉल, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज रेड हो विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A upon E1 and probability of E2 then probability A upon E2। मतलब दूसरी बॉल रेड हो वो कितने कंडीशन से निकलेगा, तो वो निकल सकता है पहले से या दूसरे से। मतलब पहला बैग जब हमने पहली कंडीशन में ड्रॉ किए थे वो बॉल अगर रेड होगा तो उसी में आप जो रेड होगा, मतलब आपने 5 बॉल और 5 रेड बॉल, 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल आपके पास है, और उसी रेड बॉल में अगर आपने 2 बॉल एडिशनल ऐड कर दिए तो यह हमारा रिलेटेड हो जाएगा A/E1 से, और इसी बॉक्स में अगर एडिशनल बॉल आपने ब्लैक ऐड कर दिए हैं तो वह रिलेटेड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2 से। तो इसका मतलब हो गया, आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज सेकेंड बॉल पूरी रेड हो, मतलब सेकेंड बॉल रेड ही हो उसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। नहीं जरूरी है कि उस समय बताइए जब आपने एडिशनल बॉल आपने रेड कर दिए थे, या उस समय बताइए जब एडिशनल बॉल आपका ब्लैक रहा हो, ऐसा मेंशन नहीं किया। ओनली आपसे पूछा कि सेकेंड बॉल रेड हो तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मींस 1/2 और A upon E1 is equal to 7/12 and probability of E2 and A upon E2 is equal to 5/12 हो जाएंगे। इसको ऐड कर ले तो ये 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 7/2 12 and 5/12 ना, तो 7 + 5/12 विच इज इक्वल टू 12/12 इस कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, सेकेंड बॉल इज रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 मिल जाएगी आपको, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, एक बार आप इसको जरा नोट कर लीजिए और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। यहां पर हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई किए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। मैंने जहां तक क्वेश्चन आपको समझाना था मैंने कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। अभी आगे क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन तो ऐसे ही था, एक क्वेश्चन और देखिए इसमें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है फिर, अ बैग कॉन्टेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल एंड अनदर बैग कॉन्टेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। आपके पास 2 बैग है, ठीक है ना, हम यहां पर बना देते हैं कंडीशन। एक बैग आपके पास है, रेड बॉल आपके पास 4 है एंड ब्लैक बॉल आपका, ब्लैक बॉल कितना है, ब्लैक बॉल भी आपके पास 4 है। अनदर बैग कॉन्टेन रेड बॉल इज 2 एंड ब्लैक बॉल इज 6।
दो बैग आपके पास है जिसमें एक बैग में रेड आपके 4 हैं, ब्लैक 4 हैं, एंड अनदर बैग रेड 2 एंड ब्लैक 6 है। वन ऑफ द टू बैग इज सेलेक्टेड, इन दोनों बैगों में से किसी एक बैग को आप सेलेक्ट करते हैं, एंड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और उसमें से एक बॉल आपको ड्रा करना है, इज फाउंड टू बी रेड, जो ड्रा करते हैं वो रेड कलर का ड्रा करते हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पूछा ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। यहां देखिए मेंशन कर दिया। अगर आपसे पूछता है कि आप एक रेड बॉल ड्रा कर लीजिए और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड ही हो, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पूछा जाए, तो इसका मतलब वो रेड बॉल पहले बैग से भी हो सकता है, दूसरे बैग से भी हो सकता है। इसका मतलब यहां पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाती। लेकिन आपसे यहां मेंशन कर दिया लास्ट में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, वह बॉल आप पहले फर्स्ट बैग से ही ड्रा किए होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखिएगा कि दो बैग हैं जिसमें डिफरेंट कलर के बॉल है, क्या क्या नंबर्स में है ये आपको दिया गया। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड कहा गया, इसका मतलब आप लेट कर लीजिए, लेट E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग आप ले लेते हैं, ठीक है ना। वो बैग आपका जो सिलेक्ट हुआ है वो पहला बैग हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर मैं लिख दिया फर्स्ट बैग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग क्या होगा, देखिए बैग आपके कितने हैं, दो बैग है, इसका मतलब एक बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी तो दूसरे की भी 1/2 होगी। तो यहां लिख लीजिए E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग, ठीक है ना। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग मैं यहां लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएंगे। नाउ उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, मीन्स हमें एक रेड बॉल ड्रा करना है। ए फॉर हम सपोज कर लेते हैं, ड्रा अ रेड बॉल, चलिए बस मैंने ये ले लिया, ड्रा अ रेड बॉल, ठीक है ना। अब आप ये रेड बॉल निकालने जा रहे हैं, तो हो सकता है वो पहले से निकालो या दूसरे से निकाले हो, तो आप इसको लिखिए प्रोबेबिलिटी A/E1। A/E1 मीन्स क्या हो गया, ड्रा अ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, क्या होगा भाई, ड्रा अ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, ये नहीं लिखेंगे। A/E1 मीन्स क्या हुआ, A फॉर ड्रा अ रेड बॉल, E1 फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, तो A/E1 मीन्स ड्रा रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। अब आप बताइए कि फर्स्ट बैग से अगर रेड बॉल निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल 4 है और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, मतलब कितने बॉल टोटल है फर्स्ट बैग में, तो टोटल बॉल 8 है, तो इसका मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 हो जाएगी। भाई रेड बॉल कितने हैं और कितने बॉल टोटल हैं, तो रेड बॉल आपके पास 4 है और टोटल बॉल 8 है, तो इस समय प्रोबेबिलिटी जो बन जाएगी 1/2 आ जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी A/E2, मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ड्रा अ रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग आप ले लीजिए, ठीक है ना। इतनी लंबी लैंग्वेज लिखना भी पड़ता है। ड्रा रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, सेकेंड बैग से अगर आप ड्रा करते हैं तो सेकेंड बैग में रेड बॉल आपके पास 2 है एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल 6 है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगी। नाउ आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग से ही हो, इसका मतलब आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, मीन्स पहले बैग से ही वो रेड बॉल ड्रा किया गया हो, यहां पर बेस थ्योरम लग जा रहा है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी उस समय, पहला बैग होगा मीन्स E1 into A/E1 अपॉन सम ऑफ द टोटल, मतलब सम ऑफ द टोटल मीन्स E1 into A/E1, ठीक है, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into प्रोबेबिलिटी A/E2 आप लिख दीजिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी A/E2 आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी A/E1 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो 1/2 एंड सेम वही लिखना पड़ेगा फिर से E1 into A/E1, E1 is also 1/2, A/E1 is 1/2, तो 1/2 into 1/2, E2 into A/E2, तो E2 is equal to 1/2 एंड E/E2 is equal to 1/3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 कॉमन लेकर कैंसिल कर लीजिएगा, 1/2, तो आपका कैलकुलेशन जो होगा मैं यहां कर देता हूं, ठीक है।
यहाँ थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 एंड हियर 1/2 प्लस 1/3 बचेगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो 1/2 एंड हियर 5/6 होगा, या 1/2 6/5 दैट मीन्स 3/5 आ जाएंगे। तो प्रॉबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल फर्स्ट बैग से ही ड्रा किया गया, उसकी प्रॉबिलिटी पूछा जाए तो आप 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जहां पर बेस थ्योरम अप्लाई किया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर, देखते हैं वो भी बेस थ्योरम से होता है या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहा है, ये हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 को देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मीन्स 3 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा, of the student in a college it is known that 60% rest day in the hostel and 40% are day scholar। मतलब जो कि हॉस्टल में रहने वाले हैं, रेजिडेंस जो इनका आपका हॉस्टलर है वो 60% है एंड 40% आर डे स्कॉलर है, नॉट रेजिडिंग इन हॉस्टल है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिजाइड्स इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड अ ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन एंड एट the end of the year one student is selected or chosen at random from the college and he has an A grade, what is the probability that the second student is hostler हो। मतलब ये कंडीशन दिया है कि एक कॉलेज में सर्वे किया गया जिसमें बताया गया कि 60% स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं और 40% आर डे स्कॉलर, मतलब डेली स्कूल आने जाने वाले होते हैं। और प्रीवियस ईयर रिजल्ट क्या बताता है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट यहाँ पर बता रहा है कि 30% स्टूडेंट जो कि हॉस्टलर होते हैं वो ए ग्रेड फाइंड करते हैं, वो ए ग्रेड पाते हैं, और जो 20% जो डे स्कॉलर, मतलब जो डे स्कॉलर स्टूडेंट है उसमें से 20% ऐसे हैं जो ए ग्रेड पाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है ना, और वो ए ग्रेड पाने वाला हो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होगा वह हॉस्टलर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहां पर बैग ना होकर यहां पर दो केसेस आ गया, क्या आ गया भाई, यहां पर आ गया हॉस्टलर और डे स्कॉलर आ गया। तो चलिए मैंने E1 सपोज कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर स्टूडेंट ले लेते हैं, लिख लेते हैं 60% रेजिडेंट हॉस्टल है, तो यहां पर ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर स्टूडेंट, हम यहां कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर स्टूडेंट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर कितना होगा भाई, प्रोबेबिलिटी 60% लिव इन हॉस्टलर है तो 60% हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डे स्कॉलर आप ले लीजिए, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी किसका, डे स्कॉलर स्टूडेंट है, यही ना, डे स्कॉलर्स हैं, तो डे स्कॉलर्स में कितने होंगे हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डे स्कॉलर्स हैं तो डे स्कॉलर्स आर 40%, दैट मीन्स 40/100 हो गया। नाउ ए इज इक्वल टू क्या लेंगे, क्या सेलेक्ट करना है, क्या फाइंड करना है, तो हमें यह देखना है कि जो प्रोबेबिलिटी हॉस्टलर हो या डे स्कॉलर हो उसमें से ए ग्रेड पाने वाले हो। तो यहां पर हम लिखेंगे अटेन ए ग्रेड, है ना, अटेन ए ग्रेड, ये हमने लिख दिया अटेन ए ग्रेड, हमें तो दोनों कंडीशन ही दिया ना कि वो ए ग्रेड पाने वाला हो, तो अटेन ए ग्रेड हमने लिख दी। नाउ अब आप ए ग्रेड वाले के लिए अगर वो मान लीजिए हॉस्टलर तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखिए A बाई E1, A बाई E1 मतलब हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी अटेन बाय ए ग्रेड बाय हॉस्टलर, यही ना होगा भाई, हॉस्टलर हो गया, अटेन ए ग्रेड बाय हॉस्टलर है हमारे पास, कितने होंगे भाई, अटेन ए ग्रेड बाय हॉस्टलर है तो कितने होंगे हॉस्टलर के लिए, अगर वह ए ग्रेड पाता है तो वह हॉस्टलियर हो, इसकी हाँ LIER है, ठीक है, LIER हो जाएंगे, ओके, वो हॉस्टलर ही हो, उसकी कंडीशन क्या होगी, अटेन ए ग्रेड बाय हॉस्टलर है, दैट मीन्स 30% है, सो 30% स्टूडेंट दोज आर अटेनिंग ए ग्रेड हो जाएंगे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, यहां क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 मीन्स अटेन ए ग्रेड बाय डे स्कॉलर्स, ठीक है ना, वो कितना है, जो डे स्कॉलर वाले होंगे, डे स्कॉलर्स हैं वो अगर ए ग्रेड पाते हैं तो वो कितने हैं, 20% हैं, 20% हो गया। नाउ
आपसे पूछा गया लास्ट में, देखिए यहां पर अगर पूछ देता है कि फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेन ए ग्रेड, तो वह ए ग्रेड हॉस्टलर का भी हो सकता था, वह ए ग्रेड डे स्कॉलर भी हो सकता था, सबको हम टोटल कर देते हैं। लेकिन यहां मेंशन किया है कि वह ए ग्रेड जो पा रहा है, क्योंकि आपने लास्ट में लिखा है ना कि एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज अटेन ए ग्रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ हॉस्टलर हो। तो दैट मीन्स जो स्टूडेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं वह हॉस्टलर हो, इसका मतलब मेंशन कर दिया कि वो हॉस्टलर की ही प्रोबेबिलिटी स्पेसिफिक बताइए। तो हॉस्टलर अगर नहीं देता, पूछता कि ए ग्रेड फाइंड करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ए ग्रेड फाइंड करने वाले जितने भी स्टूडेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, इसका मतलब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लग जा रहा है। लेकिन यहां बोला है कि हॉस्टलर ही हो, इसका मतलब स्पेसिफिक मेंशन किया है, तो हम यहां पर हॉस्टलर को रिप्रेजेंट किए हैं E1 से। सो हम यहां फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए विच इज इक्वल टू हॉस्टलर, और उनके द्वारा फाइंड किया गया ए ग्रेड E बाय E1 एंड सम ऑफ द टोटल विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड ए बाय E1, ठीक है ना। और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी E2 एंड ए बाय E2, मतलब यहां पर दो कंडीशन लेकर चला था, ठीक है। तो E1 मीन्स कितना हो गया, आप कैलकुलेशन देख लीजिए। E1 कितना दिया, 60/100 हो जाएगा, 60%, दैट मीन्स यहां लिख दीजिएगा 60/100 इंटू ए बाई E1। ए बाई E1 मीन्स कितना होगा, 30/100 है, तो यहां लिख देंगे 30/100 अपॉन, सेम वही लिखना है, E1 इंटू ए बाई E1 है, तो यहां फिर लिख दीजिए 60/100 इंटू 30/100 एंड E2 इंटू ए बाई E2। E2 इज इक्वल टू कितना होगा, 40% है, दैट मीन्स 40/100 इंटू 20/100 हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर उसको और सॉल्व करेंगे तो यह 1800 ऊपर हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा 1800 प्लस 800, भाई इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। 4 2 800 हो जाएगा। अगर आप जीरो को कैंसिल करते हैं तो यह आ जाएगा 18/8 26 हो जाएंगे, और इसे कैंसिल होगा 2 9 18 13, तो ये आ जाएगा 9/13। तो दो जो स्टूडेंट आर अटेंडिंग ए ग्रेड बाय हॉस्टलर इज 9/13, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेकर, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन बार बार करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेकर, आपको ये समझ में आया होगा, ऐसा मानकर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रोबेबिलिटी हम इसको रहने देते हैं, बार बार हमें ए बाई E1 ए बाई E2 फाइंड ही करनी है, हम बस इसको भी रहने देते हैं ना। फॉर्मूले हमारे बार बार ये लग रहे हैं, तो देखते हैं क्या यही फॉर्मूले दोबारा यूज होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गेसेस। एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट में या तो आप आंसर को जान रहे हैं या तो गेस कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन की कंडीशन है। उसमें दिया है 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर। अगर आप आंसर जानते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, एंड 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर। अगर वो गेस करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability that student know the answer given that and assuming that a student who guesses that answer will be correct with probability 1/4। अगर आंसर वो गेस करता है उसकी probability 1/4 है। so what is the probability that student knows the answer given that his answer is correctly हो, उसका आंसर करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इसमें जो दिया है वो फिर से बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन बुकलेट तैयार किया गया जो कि जिसमें कंडीशन आप जानते हैं, या तो आंसर आप जानते हैं या तो गेस करते हैं। अगर आप आंसर जानते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, अगर आप आंसर गेस करते हैं टिक मारने के लिए तो वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। नाउ आपके पास कंडीशन दिया है कि अगर आप आंसर को गेस करते हैं और वो आंसर करेक्ट हो जाए, आंसर विल बी करेक्ट व्हेन जब स्टूडेंट गेस करता है तो उस समय उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्टली हो, उसका आंसर जो हो करेक्ट हो। तो दो केसेस को पहले देख लीजिए। यहां पर प्रोबेबिलिटी अगर आप E1 को लेते हैं, प्रोबेबिलिटी आप E1 मीन्स क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी आप E1 मीन्स हो गया कि आप आंसर को क्या करते हैं, जानते हैं, मीन्स नो द आंसर, प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर। तो यहां लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर, वो आंसर को जानता है, ही नोज द आंसर। तो इस केसेस में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 है। 3/4 इफ ही नो द आंसर, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ
E2 इज इक्वल टू ही गेसेस द आंसर है, ठीक है ना, ही गेसेस द आंसर, मतलब वो आंसर को गेस करता है, ही गेसेस द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4 आ जाएंगे, ही गेसेस द आंसर इस प्रोबेबिलिटी इज 1/4 आ जाएंगे। नाउ E इज इक्वल टू क्या होगा, आंसर, हिज आंसर विल बी करेक्ट, है ना, तो यहां पर लिखेंगे क्या है, हिज आंसर विल बी करेक्ट, हिज आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है ना, हमने मान लिया कि उसका आंसर करेक्ट हो रहा है, तो हिज आंसर विल बी करेक्ट व्हेन ई फॉर, सपोज कर लीजिए इसको हमने ए लेकर चलते हैं तो ए ही मान लेते हैं। नाउ ए बाई E1 एंड ए बाई E2 क्या होगा, ये लिखना हमें, तो यहां पर क्यों लिखे, यही लिख देते हैं, ए बाई E1 मीन्स हो गया हिज आंसर विल बी करेक्ट व्हेन यू नो द आंसर, यहां लिखेंगे क्या, हिज आंसर विल बी करेक्ट, हिज आंसर इज करेक्ट लिख दीजिए, इज करेक्ट व्हेन यू नो द आंसर, व्हेन ही नो द आंसर, यही ना हुआ, ए बाई E1 व्हेन यू नो द आंसर, वह आंसर जानता हो उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, हिज आंसर विल बी करेक्ट, हिज आंसर इज करेक्ट व्हेन यू नो द आंसर, अगर आप आंसर को जानते हैं और आपका आंसर टिक करने पर करेक्ट हो जाए, इसका मतलब क्या है, आप श्योर हैं, यहां पर श्योर इवेंट बन सकती है, क्या बनी भाई, आप आंसर को टिक मारते हैं और सही हो जाता है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि आप एक ही टिक पर आंसर को सही कर दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1 बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप यहां पर देखिए दिया नहीं है, आप अगर गेस करते हैं तो हो सकता है कि आप ये लगाते होंगे प्रोबेबिलिटी की, यह भी सही हो सकता है, 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 लेकिन केसेस क्या है कि आंसर करेक्ट हो, अगर आप आंसर जानते हैं, जब आप आंसर जानते हो तो एक ही बार में आप टिक कर देते हैं, मतलब आप प्रोबेबिलिटी नहीं लेते हैं, वहां पर आप श्योर हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में हिज आंसर विल बी करेक्ट व्हेन यू नो द आंसर, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 मींस हिज आंसर इज करेक्ट व्हेन ही गेसेस द आंसर, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, कितनी दी गई है, 1/, इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, देखिए लिखा ना, ही हु गेसेस दैट द आंसर विल बी करेक्ट, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/4 है। सो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट हो, आपसे स्टूडेंट नो द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट हो, दैट मींस E1/A पूछा है, आप ये सारी वैल्यू वापस फिर से पुट कर दीजिए, E1 into A/E1, E1 कितना हो गया 3/4, तो ये लिख दीजिए 3/4, A/E1 मीन्स A/E1 कितना हो गया 1/3/4 इंटू 1 प्लस E2 इंटू A/2, E2 मीन्स कितना हो गया 1/4 एंड A/E2 मीन्स 1/4, बिकॉज ये दिया गया है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने बताया कि आप दो केसेस लेकर चल रहे हैं, आंसर जानते हैं या आंसर को गेस करते हैं, और आंसर वो करेक्ट हो जाए, उस केसेस में जब आंसर जानते हैं और आंसर करेक्ट हो जाए तो आप याद रखिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, बिकॉज यहां पर श्योर इवेंट चल रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन में कि आंसर आप गेस करते हैं और आंसर करेक्ट हो जाए, वो गिवन है, वो 1/4 है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हिज आंसर विल बी करेक्ट इफ यू नो द आंसर, ऐसे में E1/A पूछा है, आप वही फार्मूला लगा दीजिए, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, however the test also held a false positive result for 0.5% for the healthy person tested. If the healthy person is tested, then with probability 0.005 the test will imply he has the disease. Now if 0.1% population actually has the disease, so what is the probability that the person has the disease given that his test result is positive है। देखिए कंडीशन क्या दिया, मैंने पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर लास्ट से आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कीजिए कि 0.1% पॉपुलेशन है जिनको डिसीज है, तो जाहिर सी बात है आप इतने % पॉपुलेशन जिनको डिसीज है उसको 1 में से माइनस कर दें तो उन पर्सन्स की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी जिनको डिसीज नहीं है। तो आप लास्ट में देख लीजिएगा 0.1% पॉपुलेशन को डिसीज है, सो 1 माइनस 0.1% इज इक्वल टू दोज पर्सन हो जाएंगे जिनको डिसीज नॉट अफेक्टेड विद डिसीज है। अब ये दोनों पर्सन जो डिसीज हैं और डिसीज नहीं है, इन दोनों पर्सन को टेस्ट के लिए भेजा जाता है,
ठीक है ना। तो जो डिसीज वाले हैं, जैसे जिनको बीमारी है, वो अगर टेस्ट कराते हैं तो यहाँ लिखा है कि 99% इफेक्टिंग इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। तो 99% होता है कि वो टेस्ट रिजल्ट उनका पॉजिटिव, मतलब उनको बता देता है कि डिसीज है। लेकिन जो सही व्यक्ति होता है, जो डिसीज अफेक्टेड नहीं होता, जो बीमार नहीं है, वो अगर टेस्ट के लिए जाता है तो उस समय 0 पॉइंट लिखा ना, 0.5% ऑफ हेल्दी पर्सन टेस्टेड, मतलब फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट बताता है। अगर कोई हेल्दी पर्सन जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5%, मतलब अगर सही आदमी जा रहा है उसको भी बता देता है कि ये बीमार है, तो उसके लिए कंडीशन दिया है कि ऐसे केसेस में उनकी प्रोबेबिलिटी 0.5% है। तो आपसे पूछा गया लास्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जब व्यक्ति को बीमारी है, जब पर्सन बीमार है और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। तो यहां पर आपसे यह पूछा गया है। सबसे पहले हम यहां पर दो चीजें देखेंगे कि यहां पर किस तरह के दो पर्सन्स टेस्ट कराने के लिए जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप मान लीजिए E1 इज इक्वल टू, आप मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी आप हेल्दी पर्सन ले लीजिए। प्रोबेबिलिटी किसका ले लीजिए? हेल्दी पर्सन्स की। तो हेल्दी पर्सन कितने भाई? हेल्दी पर्सन अगर देखा जाए उसके लिए आप सबसे पहले E2 को लिख लीजिए। E2 पहले हमें E1 ही सपोज करना चाहिए था, तो चलिए मैंने E2 ले लिया। E2 में क्या 0.1% पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, तो लिख लेंगे डिसीज अफेक्टेड पर्सन हम ले लेते हैं, ठीक है ना। डिजीज अफेक्टेड पर्सन हमने ले लिया, ठीक है। कितने परसेंट है जिनको डिसीज है? वो आ गए 0.1%। 0.1% मतलब 0.001। एक्चुअली इतना परसेंट लोगों को डिजीज है, ठीक है ना। तो इसको आप E1 मान लीजिएगा कि पहले आप डिसीज को लिखेंगे, उसके बाद हेल्दी पर्सन को लिखेंगे। इसको E1 सपोज कर लीजिए, इसको E2 ले लीजिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्दी पर्सन कितना होगा? हेल्दी पर्सन होंगे 1 - 0.001। आप, मैं डाटा नंबर बताते चल रहा हूं, आप कैलकुलेशन करते जाइएगा, ठीक है ना। तो 1 - 0.001 पर्सन हो जाएंगे जो कि हेल्दी पर्सन होंगे। जितने डिजीज अफेक्टेड पर्सन उसमें से उसको एक में से माइनस कर दीजिए, आपके टोटल पॉपुलेशन मतलब निकल आएगा जो कि हेल्दी पर्सन है। अब आपको दूसरी टेस्ट करना है, ए इज इक्वल टू ये दोनों पर्सन कहाँ जाते हैं? ये दोनों पर्सन जाते हैं टेस्ट कराने के लिए आते हैं। अब आता है टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ये नहीं लिखता है टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव आता हो। क्या आता हो भाई? पॉजिटिव आता हो। कब आता हो? चलिए वो लिखते हैं, A/E1 लिख दिया। E1 मीन्स क्या मान लिए थे? डिजीज अफेक्टेड पर्सन। अब देखिए टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, मैं इसको वो लिखूंगा तो मैं लिखूंगा टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन डिजीज अफेक्टेड पर्सन जाता है ना। तो व्हेन पर्सन इज डिजीज अफेक्टेड हो, या व्हेन पर्सन इज डिजीज अफेक्टेड हो, व्हेन पर्सन इज डिजीज अफेक्टेड हो, ठीक है ना, यही लिखे ना, डिजीज अफेक्टेड। चलिए जी, अगर वो पर्सन डिजीज अफेक्टेड है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन पर्सन इज डिजीज अफेक्टेड है, तो आपको दिया है 99% है, 99% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए अगर वो डिजीज अफेक्टेड हो, 99% है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा? A/E2 की बात कर लें तो यहां लिखेंगे टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, यही लिखेंगे ना, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन पर्सन इज हेल्दी हो, है ना, व्हेन पर्सन इज हेल्दी हो। देखिए ये मीनिंग आप देखते रहिएगा, मीनिंग यहां पर मेन है कि यहां पर किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाए। तो व्हेन पर्सन इज हेल्दी हो, ऐसे केसेस में टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव आता है। तो टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन पर्सन इज हेल्दी, वहां दिया है 0.5% है, 0.5% है। जब वो पर्सन हेल्दी हो और उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव बताया जाता है, मतलब फॉल्स रिजल्ट दिया जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5% है। अब आपसे पूछा गया है, लास्ट में क्या पूछा वो देख लीजिए। लास्ट में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब डिजीज वाले को क्या रिप्रेजेंट किए? E1 से रिप्रेजेंट किए हैं। तो आपसे E1/A मीन्स उन पर्सन को बताइए जो कि जिनको डिसीज है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया हो। इसका मतलब E1/A, बिकॉज डिजीज वाले पर्सन को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? E1 से। तो E1/A पूछा गया, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 आ जाएगा।
probability E1 and A by E1 and sum of the total which is equal to E1 and A by E1, A by E1 and probability of E2 इंटू A बाई E2। ये टोटल आपको मिल जाएंगे उन पर्सन्स की प्रॉबिलिटी जो कि डिजीज अफेक्टेड है और उनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो E1 अपॉन ए दैट मीन्स E1 A अपॉन E1 सिमिलरली ये आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा बिकॉज सारी वैल्यू है, E1 की वैल्यू है A बाई E1 इज इक्वल टू 99% है E1 एंड A बाई E1, E2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.001 है इंटू A अपॉन E2 इज गिवन, A अपॉन E2 इज इक्वल टू 0.5%। तो सारी वैल्यू पुट करने पर आपको मिल जाएगा यार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। अब हम इस 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 3 कॉइन्स, one is two-headed coin having head on both faces, another is biased coin that comes off head 75% of the time, and third is unbiased coin. So one of the three coin is chosen at random and tossed. It's so head. What is the probability that it was the two-headed coin हो? आपके पास 3 कॉइन है, एक तो बायस्ड और अनबायस्ड कंडीशन देख लीजिए। बायस्ड की जो प्रॉबिलिटी होती है वो अनइक्वल होता है, मतलब जैसे अनबायस्ड में आप हेड की प्रॉबिलिटी 1/2 और टेल की प्रॉबिलिटी 1/2 देखते हैं जब कॉइन को एक बार टॉस करते हैं। इसलिए अनबायस्ड में जो इनकी प्रॉबिलिटी होती है वो इक्वली लाइकली नहीं हुआ करता है। हेड की प्रॉबिलिटी अगर मान लीजिए 1 हो सकती है तो टेल उसमें नहीं होगा, या तो ये केसेस बन सकता है, या हेड की प्रॉबिलिटी अगर 3/4 होगी तो टेल की प्रॉबिलिटी 1/2 हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें इक्वली लाइकली कंडीशन नहीं फॉलो करता है। तो वैसे भी आप देख सकते हैं जो हमारे पास अनबायस जो बायस क्वाइन होती है उसमें यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि पहला जो क्वाइन है जैसे 2-हेडेड क्वाइन है जिस मतलब दोनों फेसेस पर आपके हेड है। दूसरी क्वाइन जो आपके दिया है अनदर इज बायस्ड क्वाइन है जिसको टॉस करने पर हेड जो है 75% आता है, इसका मतलब टेल उसमें 25% आएगा, तो यहाँ पर ये भी बायस्ड हो गया। और तीसरा जो क्वाइन हुआ आपका अनबायस्ड क्वाइन है। तो 3 टाइप्स के क्वाइन है और उसमें से किसी एक क्वाइन को सिलेक्ट करना है, उसको टॉस करना है और वह हेड शो करे, इसकी प्रॉबिलिटी लेकर बतानी है और यह बतानी है कि वह जो हेड आए वह 2-हेडेड क्वाइन के माध्यम से आए, 2-हेडेड को टॉस करने पर ही आए, ऐसा आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 कंडीशन ले लीजिए, प्रॉबिलिटी ऑफ E1 और 3 क्वाइन है तो इसको हम ले लेते हैं E1, E2 एंड E3। ये क्या हो सकते हैं? प्रॉबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू, पहले क्वाइन को ले लीजिए, प्रॉबिलिटी ऑफ 2-हेडेड क्वाइन ले लीजिए, 2-हेडेड क्वाइन, 2-हेडेड क्वाइन बिकॉज 3 टाइप्स क्वाइन है तो हर एक की प्रॉबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3 बनेंगे। तो 3 तरह के क्वाइन है, पहला क्वाइन 2-हेडेड क्वाइन है, दूसरा क्वाइन है बायस्ड, है ना, बायस्ड क्वाइन जो कि क्या करता है, 75% है, हम उस क्वाइन को मान रहे हैं जो कि बायस्ड क्वाइन है जिस पर 75% हेड आता है, ये भी 1/3 होगा बिकॉज इसमें क्या बनेगी कंडीशन, क्योंकि 3 क्वाइन है आपके। तो तीसरी जो क्वाइन से लेते हैं, तीसरा क्वाइन क्या लिखेंगे, तीसरा क्वाइन लिखेंगे प्रॉबिलिटी ऑफ अनबायस्ड क्वाइन, उसकी प्रॉबिलिटी कितनी होगी 1/3, इसकी भी प्रॉबिलिटी 1/3 बिकॉज 3 क्वाइंस थे तो तीनों की प्रॉबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3 हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर शो करना है, इन क्वाइन को टॉस करना है, ठीक है ना। 1 of the 3 क्वाइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस्ड इज शो अ हेड। अब आप देखिए कि A इज इक्वल टू व्हेन क्वाइन टॉस्ड एंड शो अ हेड, यहाँ लिख देते हैं क्वाइन टॉस्ड किया जाता है एंड शो हेड या गेटिंग हेड, सो क्या लिखेंगे, शो हेड, ठीक है ना। ये क्वाइन को टॉस कर रहे हैं एंड शो हेड, तो हेड शो करते हैं कि इसकी प्रॉबिलिटी क्या हो सकती है। चलिए यहां पर लिखता हूं A/E1, क्वाइन इज टॉस्ड शो अ हेड बाय 2-हेडेड क्वाइन, यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना, शो हेड्स बाय 2-हेडेड क्वाइन, 2-हेडेड क्वाइन है। अगर वो 2-हेडेड क्वाइन है और वह हेड शो करे, उसकी प्रॉबिलिटी क्या हो सकती है, अगर किसी 2-हेडेड मतलब दोनों फेसेस पर हेड बना हो और उसको अगर टॉस करेंगे तो हेड की प्रॉबिलिटी क्या बन सकती है, 1 बन सकती है। क्यों भाई, जब दोनों फेसेस पर हेड होगा, दोनों तरफ हेड है, तो जब भी किसी भी टाइप टॉस करिए आना तो हेड है, मतलब यहां पर आना हेड है, ये श्योर है।
तो जहां पर श्योर इवेंट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, इसलिए प्रोबेबिलिटी यहां पर 1 आ जाएगी। नेक्स्ट लेकर चलते हैं प्रोबेबिलिटी A/A2 के लिए, मतलब यहां पर क्या होगा, सो हेड बाय किसके, बायस्ड क्वाइन, बाय बायस्ड क्वाइन, उस क्वाइन बायस्ड क्वाइन को लेकर कर रहे हैं जिसमें 75% हेड आता है। तो वहां पर हम पूछेंगे प्रोबेबिलिटी A/A2 मतलब क्या होगा, उस क्वाइन को टॉस कर रहे हैं जिसका 75% हेड आता है, तो उस समय उसकी प्रोबेबिलिटी तो दे ही दिया है कि 75/100। भाई जब इसको टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो 75% है, तो इसको और कैंसिल कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 3/4। अब हम लास्ट में लेकर चलते हैं प्रोबेबिलिटी A/A3 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, सो क्या लिखेंगे, सो हेड्स बाय अनबायस्ड क्वाइन, व्हेन अनबायस्ड क्वाइन टॉस कर रहा है, ठीक है ना, बाय अनबायस्ड क्वाइन। अब हम उस अनबायस्ड क्वाइन को टॉस कर रहे हैं और उससे हेड निकाला जाए, तो एक अनबायस्ड क्वाइन को जब टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, इसलिए यहां पर 1/2 लिख दिया गया। लास्ट में आपसे पूछा क्या है, लास्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड क्वाइन, और 2 हेडेड क्वाइन का मतलब इवन, तो आपसे पूछा गया है 2 हेडेड क्वाइन को लेकर, मींस E1/8, मींस 2 हेडेड क्वाइन के द्वारा हेड आया हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 एंड सम ऑफ द टोटल मींस E1 एंड A/A1 एंड प्लस E2 probability of E2 and probability A/E2 and similarly E3 and probability of E3 into probability of A/E3। ये देखिए आपके पास फार्मूले हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर 3 क्वाइन है इसलिए हमने यहाँ पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में 3 इवेंट्स को लेकर चलेंगे। तो यह आ जाएगा E1 की वैल्यू 1/3 है, A/E1 आपको पता है 1 है, सारी वैल्यू आपको पुट करना है। A/E1 यहाँ पर हमने 1 सपोज किए हैं, E2 इज इक्वल टू कितना गिवन है 3, A/E2 इज इक्वल टू 3/4, A/E3 इज इक्वल टू 1/2 एंड E1 E2 E3 की वैल्यू 1/3 तो आप यहाँ पुट करिए वैल्यू को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहां पर आपको लास्ट पॉइंट तक ला दिए हैं, उसके बाद के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर, रब कर दिया जाए इसको। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सो इजी है, हमें इसी तरह से करना है, इसलिए मैं यहां पर इन्हीं को रब करता हूं। आपने इसको नोट कर लिए होंगे, ऐसा मानकर चल रहे हैं। नेक्स्ट में हम इन पार्ट्स को रब कर देते हैं। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी ये है। नाउ नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर लेकर क्वेश्चन नंबर 7 में एन इंश्योरेंस कंपनी, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर को इंश्योर करती है, मतलब उनका इंश्योरेंस करती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। अगर उनका एक्सीडेंट होता है उनकी प्रोबेबिलिटी दे दी गई है। एंड वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, इनमें से अगर कोई एक पर्सन एक्सीडेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर हो, उसकी ही प्रोबेबिलिटी बताना है, मतलब वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर का हुआ है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसका मतलब यहाँ पर 3 केसेस है। क्या केसेस है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी स्कूटर का ले सकते हैं, वो कार ड्राइवर हो सकता है या ट्रक ड्राइवर होगा। तो सबसे पहले इनकी प्रोबेबिलिटी तो ले लें कि कितने नंबर ऑफ स्कूटर ड्राइवर में से एक्सीडेंट होता है एक पर्सन का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये सारी प्रोबेबिलिटी पहले लिखना है। तो E1 इज इक्वल टू लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, स्कूटर ड्राइवर लेते हैं, इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर है ना, तो प्रोबेबिलिटी किसका लिखा जाएगा, हम लिख लेते हैं स्कूटर ड्राइवर्स का, जो जिनकी इंश्योरेंस हो रहा है। तो कितने स्कूटर ड्राइवर्स हैं, कुल मिलाकर 2000 स्कूटर ड्राइवर, जबकि इंश्योरेंस कराया गया है, टोटल जो इंश्योरेंस कराया गया है 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर और 6000 आपके कितने हैं, 6000 आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं। कुल मिलाकर 12000 आपके ड्राइवर्स का इंश्योरेंस कराया गया है। तो हम उसमें से लेते हैं E1 मींस प्रोबेबिलिटी आप किसका लेते हैं, स्कूटर ड्राइवर का लेते हैं। तो स्कूटर ड्राइवर कितने हैं, 2000 है, आउट ऑफ कितने में से, 12000 में से, तो 2000/12000 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ
कार ड्राइवर ले लीजिए, मतलब इंश्योरेंस जो कराया गया वो कार ड्राइवर हो, तो कार ड्राइवर कितने हैं 4000 है आउट ऑफ 12000 से, तो आप ले लीजिएगा 4000 अपॉन 12000, इसको कैंसिल कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1/3 मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इसको कैंसिल कर लीजिएगा तो 1/6 आ जाएंगे। नेक्स्ट आप ले लीजिए वो एक्सीडेंट हो सकता है ट्रक ड्राइवर का हो, तो प्रोबेबिलिटी आप ट्रक ड्राइवर्स ले लीजिएगा, ट्रक ड्राइवर्स विच इज इक्वल टू कितना होगा 6000 बाई 12000 विच इज इक्वल टू 1/2। कैंसिल करने के बाद अब a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या लिखा है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, यहां लिख लीजिए मीट विथ एन एक्सीडेंट, ये नहीं लिखा है एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट हो, कौन से किसका एक्सीडेंट हो A बाई E1 मीन्स स्कूटर ड्राइवर मीट विथ एन एक्सीडेंट लिख दिया जाए, ये लिखा ना वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, मतलब उनका एक्सीडेंट होता है, तो यहां लिख दीजिए स्कूटर ड्राइवर मीट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है ना, मीट विथ एन एक्सीडेंट, ओके ये लिख दिया मीट विथ एन एक्सीडेंट, स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.01 है। सिमिलरली A बाई E2, स्कूटर ड्राइवर जगह क्या लिख देंगे कार ड्राइवर मीट विथ एन एक्सीडेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर, ये चीजें आप मेंशन कर लीजिए उसी तरह से, यहां पर ओनली कार ड्राइवर लिख दीजिए, कार ड्राइवर मीट विथ एन एक्सीडेंट, तो कार ड्राइवर की एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.03 है। एंड नेक्स्ट वन इज अगर वो ट्रक ड्राइवर हो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, अगर वो एक्सीडेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15 है। ये तीनों केसेस मैंने बता दिया, A बाई E1, A बाई E2, A बाई E3, कार ड्राइवर यहां पर आप लोग को लिखना है, ट्रक ड्राइवर यहां लिखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में आपसे पूछा है लास्ट में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर को रिप्रेजेंट किए हैं E1 से, तो ये लग जाएगा E1 अपॉन ए, सारा का सारा फार्मूला यहीं लग जाएंगे आपके थर्ड इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप यही फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। E1 A बाई E1, E2 सिमिलरली सम ऑफ द टोटल कर दीजिएगा, तो आपके पास वैल्यू है ही E1 E2 E3 A बाई E1 A बाई E2 A बाई E3, वैल्यू आप पुट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लेंगे। एक बार आप इसको नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट लेकर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को 8। इसमें दिया है अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन A एंड B, पास्ट रिकॉर्ड सो दैट machine A produce 60% of the output and machine B produce 40% of the item दिया है। Further 2% of item produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into one stockpile and then one item is selected at random from this all and is found to be defective. So what is the probability that it was प्रोड्यूस बाय मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, मतलब यहाँ पर दो तरह का प्रोडक्शन है, मशीन ए और मशीन बी प्रोडक्शन करती है, जो प्रोड्यूस करती है उसमें से कुछ चीजें डिफेक्टिव निकल आता है, उनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है कि अगर वो मशीन ए के द्वारा डिफेक्टिव हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2% है, अगर वो प्रोडक्शन जो है मशीन बी के द्वारा किया गया है उसमें से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, उनके जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1% है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द जो प्रोडक्ट जो डिफेक्टिव निकल रहा है वो मशीन बी के द्वारा हो, ऐसा आप बताइए। तो सबसे पहले तो आप A1, E1 और E2 सपोज कर लीजिए। E1 इज इक्वल टू, यहां पर आप लिखेंगे क्या, मशीन ए, प्रोडक्शन बाय मशीन ए, प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स, आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, यहां लिख लीजिए आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, यही ना होगा, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मशीन ए। कितने आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मशीन ए प्रोड्यूस कर रहा है 60%, ठीक है, 60% मशीन ए प्रोड्यूस करता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विच इज इक्वल टू आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय या गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी विच इज इक्वल टू 40% मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ A इज इक्वल टू क्या सपोज किया जाए, A इज इक्वल टू लिखाया गया एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव आइटम, है ना, ये लिखा ना कि फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी बाय डिफेक्टिव, तो यहां पर डिफेक्टिव आइटम
डिफेक्टिव, हमने यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या ले लिया, डिफेक्टिव आइटम, ठीक है ना। तो डिफेक्टिव आइटम अब हम यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए A बाई E1 लिखते हैं, तो हम क्या लिखें इसका मतलब, हमने लिखा इसका मतलब डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन, यही ना हुआ, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए यहाँ पर दिया है। फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वेर डिफेक्टिव, सो मशीन ए के द्वारा जो प्रोडक्शन है उसमें से डिफेक्टिव होने के चांसेस 2/100 हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A2 विच इज इक्वल टू, सेम लिखना है, ठीक है ना, कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B विच इज इक्वल टू 1% प्रोडक्शन बाय मशीन बी आर डिफेक्टिव हो जा रहे हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द, यहाँ पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्शन जो डिफेक्टिव हो रहा है इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, मतलब मशीन बी को किससे रिप्रेजेंट किया है, E2 से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी के द्वारा हो, इसका मतलब आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A by A2 and sum of the total means probability of E1 into probability of A by E1 and similarly probability of E2 and A by E2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप इसमें सारी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हैं, जो मेन चीजें मैं वहां पर आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आप एक बार आप इसको जरा नोट कीजिए, सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी है, तो 9 भी डिस्कस कर लेते हैं, रब कर दें इसको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया मशीन ए, यहाँ प्रोडक्शन मशीन बी हो गया, यहाँ पर आपको डिफेक्टिव आइटम लेना था और वो डिफेक्टिव आइटम मशीन ए मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, और उसके बाद लास्ट में पूछा गया था कि वो डिफेक्टिव आइटम बी के द्वारा ही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें देयर आर 2 ग्रुप आर competing for the position on the board of directors of a corporation, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोस्ट के लिए इनमें बीच में कंपटीशन है। The probability that the first and second group will win are 0.6 and 0.4 respectively। अगर इनके जीतने की probability की बात कर रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप जीत सकता है, उसकी probability respectively दिया गया है 0.6 and 0.4। Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group win। उनको नया प्रोडक्ट मिल सकता है, उसकी probability दे दी गई है, मतलब अगर पहला ग्रुप जीतता है तो उसको नया काम या नया प्रोडक्ट मिलेगा, वो 0.7 है। दूसरा ग्रुप जीतता है, उसको नया प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकेंड ग्रुप, मतलब जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया हो वो सेकेंड ग्रुप के द्वारा हो, ये आपको बताना है। तो यहाँ सिंपल है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप ले लीजिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट ग्रुप कितना है, 0.6 है, एंड सेकेंड ग्रुप यहाँ कर दीजिएगा, सेकेंड के लिए सेकेंड ग्रुप यहाँ हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। A इज इक्वल टू इंट्रोड्यूस विथ न्यू प्रोडक्ट, है ना, यही लिखेंगे ना, इंट्रोड्यूस्ड विथ न्यू प्रोडक्ट। अब ये न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस जो कराया गया हो वो मशीन किसके, मतलब वो फर्स्ट ग्रुप के द्वारा हो, तो यहां पर लिखिएगा इंट्रोड्यूस विथ न्यू प्रोडक्ट बाय फर्स्ट ग्रुप। ये एक लाइन लिख देता हूं मैं, इंट्रोड्यूस्ड विथ न्यू प्रोडक्ट बाय फर्स्ट ग्रुप, है ना, न्यू प्रोडक्ट बाय फर्स्ट ग्रुप। अगर ये फर्स्ट ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया है कि 0.7% है। देखिए लिखा ना, फर्स्ट ग्रुप विन करता है और प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। एंड प्रोबेबिलिटी A बाई E2 मीन्स इंट्रोड्यूस विथ न्यू प्रोडक्ट बाई सेकेंड ग्रुप यहां पर हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी डॉट 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 मैंने कर दिया, ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.3 दिया है,
0.3 दिया है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय सेकेंड ग्रुप मींस E2, तो सेम यही फॉर्मूला फिर लग जाएगा। E2 इज इक्वल टू E2 इंटू A बाई E2 एंड सम ऑफ द टोटल E1 इंटू A बाई E1। सारी वैल्यू आपके पास पड़ा हुआ, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन बहुत इजी था, आपने इसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर देखते हैं क्या पूछा जाता है। बेस थ्योरम सबसे इजी एक्सरसाइज बोली जाती है, बस आप एक बार ध्यान से देखें तो हमेशा पता चल जा रहा है कि इसमें E1 कौन सा हो सकता है, E2 कौन सा है, A बाई E1 कौन सा है, A बाई E2 कौन सा है। ये क्वेश्चन इसी बेसिस पर कंप्लीट हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। सपोज ए गर्ल थ्रो अ डाई, एक गर्ल डाई थ्रो करती है। इसमें कंडीशन दिया है इफ सी गेट 5 और 6 सी टॉसेज ए क्वाइन 3 टाइम्स। अगर डाई थ्रो करते समय अगर उसका 5 और 6 आता है तो क्वाइन को उस समय 3 टाइम टॉस करना है एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड, और नंबर ऑफ हेड को नोट कर लेती है। नाउ इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4 सी टॉसेज ए क्वाइन वंस एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल अपीयर। उसके बाद अगर 1 2 3 4 आता है तो वो क्वाइन को एक बार टॉस करेगी, उसमें नोट करना होता है कि वो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। नाउ इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, अगर वो एग्जैक्टली वन हेड फाइंड करती है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई, कि वो डाई 1 2 3 4 के फेंकने के बाद जो 1 कॉइन टॉस करना उसका हेड है, या कि 5 और 6 जब आया था और कॉइन को टॉस किए हैं उसमें जो एग्जैक्टली वन हेड आया है वो दिया है। तो इसका मतलब हमें 1 2 3 4 वाले ग्रुप को लेकर चलना है। तो सबसे पहले देखिए कि एक कॉइन को अगर वो टॉस करता है, किसी कॉइन को टॉस करते समय सिंपल स्पेस जो बनेगा 1 2 3 4 5 6 ये बन सकते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग 5 एंड 6, यही ना होगा। प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी है E1 इज इक्वल टू, अगर उसका क्या आता है गेटिंग 5 और 6 आ रहा है, यही ना होगा। तो इसका मतलब अगर वो 5 और 6 आता है तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5 और 6 कितना 2 है, आउट ऑफ कितने 6 से है। तो इसका मतलब ये हो गया 2/6 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर उसका क्या आता है 1 2 3 4, क्योंकि दो पहले केस ले लीजिए कि 5 6 और 1 2 3 4, उसके बाद हेड और टेल को ट्वाइस करेंगे, है ना। तो यहां पर गेटिंग 1 2 3 और 4, ऐसे केसेस में ये 4 टाइम्स हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 है तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएंगे। नाउ इन दोनों केसेस में क्वाइन को टॉस करना, पहली बार में क्वाइन को 3 बार टॉस करना है, दूसरी बार में क्वाइन को 1 बार टॉस करना और उसके हेड को नोट करना है। तो चलिए मैं यहां पर लिखता हूं A इज इक्वल टू क्या कह रहा है, सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड किस केसेस में भाई, एग्जैक्टली वन, हम यहां बस लिख देते हैं एग्जैक्टली वन हेड, है ना, वन हेड व्हेन गेटिंग 5 और 6 है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन हेड उस केस में जब वो 5 और 6 आया हो तो क्वाइन कितनी बार टॉस करना है, 1 टाइम्स है। तो यहां पर आप ले लीजिए प्रोबेबिलिटी A बाई E1, यहां पर आप लिखेंगे एग्जैक्टली वन हेड, ठीक है ना, यहां पूरा लिख देता हूं एग्जैक्टली वन हेड व्हेन लिखा ना कि व्हेन सी गेट 5 और 6, यहां लिख देते हैं व्हेन सी गेट्स 5 और 6, मतलब 5 और 6 आने केसेस में वन हेड कब आ रहा है, तो यहां पर 5 और 6 लिख दीजिए, या व्हेन सी टॉसेज ए क्वाइन 3 टाइम्स, व्हेन सी टॉसेज क्वाइन 3 टाइम्स, टॉसेज क्वाइन कितनी बार 3 टाइम्स, व्हेन सी टॉसेस 3 टाइम्स करते हैं। तो इसका मतलब जब कोई कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो सिंपल स्पेस क्या बनता भाई, सिंपल स्पेस हेड 8 बनेगा, है ना। तो उसमें वन हेड वाले को ले लीजिए, एग्जैक्टली वन हेड वाले कौन कौन से हो सकते हैं, वह हो सकते हैं हेड टेल टेल, या हो सकते हैं टेल हेड टेल, या हो सकते हैं टेल टेल हेड, बस यही 3 बनेगा। कितने में से बनेगा, 8 में से बनेगा, 3/8, और कोई नहीं बनेगा, देख लीजिएगा एग्जैक्टली वन हेड इन्हीं तीनों में बनेगा। कितने में से बनेगा, 8 में से। क्यों, क्योंकि जब किसी क्वाइन को यहां लिखा ना व्हेन सी टॉसेस क्वाइन 3 टाइम, किसी क्वाइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो टोटल सिंपल स्पेस 8 बनता है, HHH और HTTT, इस तरह से आपके 8 सिंपल स्पेस बनेंगे। उसमें से ओनली उन क्वाइंस को ले लीजिए या उन आउटकम्स को लीजिए जिसमें हेड ओनली 1 टाइम्स आया हो। तो हेड ऐसे 3 आउटकम्स होंगे जिसमें हेड 1 टाइम्स होगा, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई। नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी A बाई E2, A बाई E2 मीन्स एग्जैक्टली वन हेड,
ठीक है ना, एग्जैक्टली 1 हेड उस केसेस में जब वो गेटिंग 1 2 3 4 हो, तो जब वो 1 2 3 आता है तो कॉइन कितनी बार टॉस करना है, 1 टाइम। तो मैं ये लाइन लिखकर डायरेक्टली लिख देता हूं, एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन सी टॉसेस कॉइन 1 टाइम, यही नहीं लिखा है, 1 टाइम टॉस करता है। तो ऐसे केसेस में एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब हो गया जब एक कॉइन को एक ही बार टॉस करना तो सिंगल हेड आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो आपसे अब पूछा क्या है, आपसे पूछा है इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इट वाज इंट्रोड्यूस या इट वाज थ्रू बाय 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 मतलब E2 के द्वारा। तो एग्जैक्टली 1 हेड आया हो जब वो इंट्रोड्यूस कराया गया है या जब वो थ्रो किया गया हो 1 2 3 या जब वो गेटिंग किया गया 1 2 3 4 तब आपके एग्जैक्टली 1 हेड आया हो, मतलब आपसे E2 पूछा है, आपसे पूछ रहा है E2 बाई A विच इज इक्वल टू, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कितना, E2 एंड A बाई E2 एंड सम ऑफ द टोटल मीन्स कितना हो गया, E1 इंटू A बाई E1 एंड प्लस E2 एंड A बाई इंटू A बाई A2। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर लेकर 11 देखते हैं। ये भी इजी है क्वेश्चन नंबर 11 भी। ठीक है, रब कर दिया जाए इसको। तो देखिए यहाँ 2 केसेस था, 5 और 6 आने पर कॉइन को 3 टाइम टॉस करना था, जिसमें एक हेड वाले हमने ले लिए, और जब 1 2 3 4 आए तो कॉइन को 1 टाइम टॉस करना था, और जिसमें एक हेड आने की कंडीशन क्या थी, उसकी प्रोबेबिलिटी लिया गया, आपसे E2/A पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, देखिए A manufacturer has 3 machine operators A, B and C. First operator A produce 1% defective item, whereas the other two operator B and C produce 5% and 7% defective item. Now, respectively, A is on the job for 50% of time, B is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by machine A? मतलब आपके 3 मशीन डिफरेंट टाइम काम करते हैं, कितने टाइम काम करते हैं, देखिए लिखा लास्ट में A is on the job 50%, मतलब यहां पर दे दिया गया है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब E1 is equal to मीन्स प्रोबेबिलिटी व्हेन मशीन A वर्क कर रहा है तो कितने टाइम्स काम कर रहा है, वो 50% जब काम करता है। प्रोबेबिलिटी आप E2 इज इक्वल टू ले लीजिए मशीन B जब आप जॉब पर है, मतलब मशीन B जब काम करते कितने % काम करती है भाई 30%, या 30% मशीन B के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है। और E3 इज इक्वल टू ले लीजिए मशीन C जब जॉब पर होती है, या मशीन C जब काम करती है, या मशीन C जब प्रोड्यूस करती है, तो यह 20% हो गया। नाउ A इज इक्वल टू क्या प्रोड्यूस होता है, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रहा है, ये ना भाई, देखिए डिफेक्टिव आइटम मशीन देखिए लिखा है मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर A, B एंड C है। अगर मशीन ए नहीं, यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, ऑपरेटर A, ऑपरेटर B, ऑपरेटर C कितने टाइम्स काम करते हैं, 50%, 30% और 20% लिखा है ऑफ द टाइम ये जॉब पर रहते हैं। अब वो जब ये काम करते दौरान उनसे कुछ गलतियां होती है तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होता है। अब ये डिफेक्टिव आइटम फर्स्ट ऑपरेटर के द्वारा हो, इसके लिए A बाई E1 मीन्स डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाई फर्स्ट ऑपरेटर विच इज इक्वल टू 1%। नाउ नेक्स्ट defective item produced by operator B is 5%. Defective item produced by operator C, that means A by E3, which is equal to 7%. So what is the probability that it was produced by machine A, मतलब operator A के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो defective item, that means E1/A आपसे पूछ रहा है, which is equal to E1 and A by E1, और सम ऑफ द टोटल तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, E1 इंटू A बाई E1 एंड प्लस E2 इंटू A बाई E2, और सिमिलरली E3 एंड A बाई E3 हो जाए, बिकॉज यहाँ पर 3 मशीन काम कर रहे, 3 ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं।
तो यह A/A3 आ जाएगा। वैल्यू आपके पास सामने है, देखिए E1 E2 E3 यहाँ से अपोजिट थोड़ा देखिएगा, पहला 3 नंबर जो है उनके डिफेक्टिव आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं वो उनके द्वारा कितने परसेंट कितने टाइम्स काम किया जा रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतने परसेंट काम इतने टाइम्स काम करते हैं जिसमें से इतना डिफेक्टिव आइटम, जो कम काम किया वो ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 था। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन और हो उसको बता देते हैं, लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लास्ट। एक कार्ड आपका खो गया 52 कार्ड में से। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड आर ड्रॉन। बाकी कार्ड जितनी कार्ड बच रहे हैं उसमें से 2 कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं। एंड आर फाउंड टू बी बोथ आर डायमंड। दोनों कार्ड क्या डायमंड फाइंड करते हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड हो। लास्ट कार्ड जो हो वो डायमंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये कंडीशन लेकर चलें कि हमारे पास जो है 2 कंडीशन हो सकती है कि जो आप ड्रा करते हैं दोनों डायमंड हो, है ना, दोनों डायमंड है, तो लास्ट कार्ड वो डायमंड भी हो सकता है और डायमंड नहीं हो सकता है। लिखा है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। जो लास्ट कार्ड जो खोया हुआ कार्ड वो डायमंड हो या डायमंड नहीं हो। अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सपोज करते हैं, मींस प्रोबेबिलिटी लास्ट कार्ड इज डायमंड हो, मान लेते हैं लास्ट कार्ड इज डायमंड हो, ठीक है ना। ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, डायमंड कितना होता है 13 होता है, तो 13/52 हो जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी E2 ले लीजिए, लास्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, ठीक है ना, लास्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, ठीक है ना, वो डायमंड नहीं हो। तो इसका मतलब क्या होगा 1 - 1/4, वो अदर हो सकता है, लास्ट कार्ड इज अदर कार्ड हो सकता है। अब E इज इक्वल टू कह रहा है इसमें से, या A इज इक्वल टू ड्रा, क्या ड्रा करना है, ड्रा टू क्या करना है, ड्रा टू डायमंड, है ना, लिखा ना कि आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ आर डायमंड है। ड्रा 2 कार्ड्स आप ड्रा करते हैं, दोनों ड्रा आप करते हैं। लास्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड हो, खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं था और लास्ट कार्ड इज डायमंड हो, ये 2 कंडीशन दी गई थी। हमें 2 कार्ड आपको ड्रा करना है वो डायमंड हो। चलिए हम लेकर चलते हैं सबसे पहले A/E1। A/1 का मतलब हुआ कि ड्रा 2 कार्ड व्हेन लास्ट कार्ड इज ए डायमंड हो। मतलब क्या हुआ, मतलब जब भाई लास्ट कार्ड आपका डायमंड हो गया, तो डायमंड कितने थे 13 होते हैं, उसमें से एक कार्ड खो गया है, ठीक है, कितना बचा 12 बचा। जब 12 बचा और एक कार्ड खोया तो 12 बचा, तो 12 में से आपको 2 कार्ड ड्रा करना है। मतलब हमने क्या बताया, ड्रा 2 कार्ड व्हेन लास्ट कार्ड इज डायमंड हो। 2 कार्ड आपको ड्रा करना है, जबकि खोया हुआ कार्ड भी डायमंड हो। इसका मतलब डायमंड 13 होता, उसमें से एक खो गया तो 12 बचा। अब आपको 12 में से 2 मतलब 2 कार्ड ड्रा करना है। जब एक कार्ड अगर आपका पहले खो गया है तो टोटल नंबर आप कार्ड कितना बचेगा 51 बचेगा। इसका मतलब जब खोया वाला कार्ड भी क्या हो, लास्ट कार्ड इज डायमंड हो, तो उस समय डायमंड 12 होगा, लेकिन जो टोटल नंबर आप कार्ड बचेगा वो 51 होगा। 51 होगा, तो इसमें से 2 इसमें से निकलेगा, मतलब टोटल में से 51 2 निकलेगा, 51 C2 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये लिखते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड 12 - 2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10। हम ना, या आप इसको लिख दीजिए 51 फैक्टोरियल नाउ फैक्टोरियल 2 एंड 51 - 2 फैक्टोरियल। या सिंपल तरीका बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे 12/51 इंटू 11/50 करीब आ जाएगा। सॉल्व कर देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, प्रोबेबिलिटी A/E2। A/E2 मीन्स क्या हो गया, आपको ड्रा 2 कार्ड करना है व्हेन लास्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। जब खोया वाला कार्ड डायमंड नहीं मतलब अदर खोया हो, तो उस समय डायमंड में से ही आपको भी क्या 2 कार्ड ड्रा कर रहे हैं, ड्रा 2 कार्ड, ड्रा 2 डायमंड कार्ड, है ना। 2 आपको क्या ड्रा करना है, डायमंड कार्ड ड्रा करना है। जब 2 डायमंड कार्ड ड्रा करना, उस केस में जब डायमंड खोया था तो डायमंड उसमें 12 बचा था। जब 2 डायमंड कार्ड आप ड्रा करेंगे तो डायमंड से ही निकालेंगे। अब उस केसेस में जब लास्ट कार्ड डायमंड नहीं होगा तो इसका मतलब डायमंड उस समय 13 ही पड़ा होगा, लेकिन टोटल में 1 कम हो जाएगा। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 13/51 इंटू 12/50 आ जाएगा। सॉल्व करके इस तरह से कर लीजिए। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। प्रोबेबिलिटी बताइए कि लास्ट कार्ड, उस समय प्रोबेबिलिटी जब लास्ट कार्ड क्या हो, डायमंड ही हो, एंड लास्ट कार्ड इज डायमंड, मतलब E1/A आपसे पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी E1/A which is equal to probability of E1 into probability of A/E1 and similarly sum of the total आप अप्लाई कर लीजिएगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर रहा जब लास्ट का डायमंड, और लास्ट का डायमंड नहीं है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 13, इसके बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा है, छोटा क्वेश्चन है, इसलिए हाँ इसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, एक आध दो क्वेश्चंस होंगे तो उसको आप ट्राई कीजिएगा। इसमें दिया है अ स्पीक ट्रूथ इज 4/5, अगर कोई सत्य बोलता है तो 4/5 प्रोबेबिलिटी है, और झूठ बोलेगा तो 1 में से माइनस कर लीजिएगा। अ क्वाइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट दैट हेड अपीयर, एक क्वाइन को टॉस करते हैं और बताते हैं कि हेड आता है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखिए पूछा द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। मतलब वो सही और गलत कब बोल रहा है, जबकि वह हेड आया हो। तो हम यहां पर E1 E2 क्या मानेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड या अपीयर हेड, है ना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जब किसी क्वाइन को टॉस करते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, E2 इज इक्वल टू नॉट अ हेड, मतलब जो क्वाइन को टॉस कर रहे हैं वह हेड नहीं आया हो, नॉट अ हेड, वह हेड नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 1/2। ए इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीक्स, है ना, स्पीक, ये क्या बोलता है किसके बारे में, स्पीक ट्रूथ। चलिए जी, अब देखिए स्पीक अबाउट क्वाइन लिख लेते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं अबाउट हेड कर देते हैं। चलिए जी, अब मान लीजिए देखिए स्पीक अबाउट हेड व्हेन गेटिंग अ हेड, मतलब 6 आया हो और वह बताता भी, जैसे A/E1 का मतलब स्पीक अबाउट हेड व्हेन गेटिंग अ हेड, जैसे 6 आ गया और वो बोल रहा है सर 6 आया है, 6 आया, मतलब 6 आया हो और वो भी बोल रहा है कि 6 आया, इसका मतलब वो सही बोल रहा है। तो सही बोलने की प्रोबेबिलिटी दे दिया है ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। अब A/E2 का मतलब स्पीक अबाउट हेड नॉट अ हेड, सर 6 आया है जबकि हेड नहीं आया हो, 6 आया है, बोला कि सर 6 आ गया, लेकिन 6 नहीं आया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो रॉन्ग बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, 1/5 हो जाएगी। यही ना हो गया आपकी कंडीशन। दो कंडीशन इसमें दिया है, 6 आया हो और 6 नहीं आया, 6 आया हो और वो बोले कि सर 6 आया, इसका मतलब वो सही बोल रहा है, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरी कंडीशन में कि हेड नहीं हो लेकिन फिर भी बोल रहा है सर हेड आया है, क्या है, हेड, स्पीक ट्रूथ दैट इट इज अ हेड, मींस वो सही बोल रहा है कि वो सर हेड आया, लेकिन हेड नहीं आया हो, इसका मतलब वो गलत बोल रहा है, रॉन्ग बोल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 हो गई। आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज एक्चुअली अ हेड, वो एक्चुअली हेड ही हो, मींस गेटिंग हेड, और वो सही बोल रहा हो। तो आपसे यहां पर जो पूछा गया है E1/A पूछा है, आप ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, E1 A/E1 एंड सिमिलरली E2 A/E2, है ना, ये सब आप थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा E2 एंड A/E2। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, अगर आप उसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चलेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।